नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के कुछ प्रश्न जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। हमारा चैनल है आप लॉ विथ अमन, इसमें सिर्फ कानून और पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपको दी जाती हैं। लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोगों ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हमने बहुत सारे प्रश्न तैयार किए हैं। जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पुलिस भर्ती हुई है, 18 सॉल्व पेपर जो देखे गए हैं अभी तक, उसमें पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कम 25 से 30 प्रश्न आते हैं, जो आपको हम इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा पॉलिटिकल साइंस क्लियर करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति पर प्रश्न उठाएंगे। राष्ट्रपति से ही शुरुआत करते हैं ना, क्योंकि भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। जो प्रथम नागरिक पूछता है तो राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तब क्या बताओगे मित्रों, तब क्या बताओगे आप, तब बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब प्रश्नों का सार शुरू हो चुका है, आप लोग नोट करते रहिए बस, है ना। और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस अंडर आर्टिकल क्लियर करेंगे, आर्टिकल्स भी बताएंगे आपको, साथ ही पॉलिटिकल साइंस की थ्योरिकल सब्जेक्ट के हिसाब से भी बताएंगे। तो यहाँ पर अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 368, वो एक अलग बात है, उसे बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न आया, क्वेश्चन है, प्रश्न क्या आता है मित्रों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ना। तो यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनका नाम यहाँ डाल दोगे। अब हम सीधा मुद्दे पर ही बात करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला क्वेश्चन हो गया। जो आप पूछ लिया गया कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल जी हैं, इनका नाम ले सकते हो आप। जो पूछ लिया गया कि अभी कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के अंदर, तब क्या बताओगे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये बात आ गई कि राष्ट्रपति कौन कौन है, कब और कैसे बने, है ना। जो ये राष्ट्रपति का लिस्ट है वो आप एक बार जरूर विजिट करके जाना, पूछते हैं। लेकिन अभी हम वो लिस्ट डाउनलोड कर लेना, गूगल से आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम अंडर आर्टिकल 52 के बेस पे काम या बातचीत करेंगे। तो हमारा जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 52 मतलब अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया है जो राष्ट्रपति का पद है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति बना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पद रखा गया है। क्या रखा गया है, राष्ट्रपति का पद रखा गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का जो पद है, कौन सा पद है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया, तो आप क्या बताओगे, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया मित्रों, राष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति जो अमेरिका में होता है उसका क्या है, वो अमेरिका का पूरा सर्वे सर्वा है, क्योंकि वहाँ एक राष्ट्रीय शासन है और वहाँ पर अध्यक्षीय शासन है। तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो ही सब कुछ है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का सर्वप्रथम नागरिक है और जल थल वायु सेना का अध्यक्ष भी है ना। और भारत में सब कुछ प्रधानमंत्री के अंडर होता है, मंत्रिपरिषद वगैरह। सिर्फ कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के अधीन होती है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, तो आप मेन 3 शक्तियों का वर्णन करेंगे। उनके पास तीनों सेना का अध्यक्षीय शासन करने का एक प्रमुख सिद्धांत है। वो तीनों सेना पे शासन कर सकते हैं। कौन सी तीनों सेना, जल थल वायु, तीनों सेना के अध्यक्ष हैं कौन, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। तो ये आप लिखोगे। फिर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52, आपको बताया ना, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद। और ये राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर बात कर लेते हैं, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। फिर बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे राष्ट्रपति, इनके पास क्या क्या प्रमुख अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति के पास, हमारे पास राष्ट्रपति जो होते हैं उनके प्रमुख अधिकार क्या क्या होते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हायर कर सकते हैं, राज्य के राज्यपाल को हायर कर सकते हैं मित्रों, सुप्रीम कोर्ट। अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
तो यहाँ प्रश्न बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल की। सुप्रीम कोर्ट जज एवं राज्य का राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के जज और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं अंडर आर्टिकल 53 की। अंडर आर्टिकल 53 क्या है? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। ये प्रश्न आ गया आपको कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तब क्या बताओगे? संघ की कार्यपालिका शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये अधिकार किस आर्टिकल ने दिया? मतलब ये अधिकार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहाँ बोल दिया गया मित्रों? तब क्या बताओगे? आर्टिकल 53 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद नंबर 53 में यह बोला गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कहाँ बोल दिया गया? आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति पद कहाँ पे है? अनुच्छेद 52 में है। और सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। और ये जो हमारे जज होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है ना। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। कौन सी तीनों सेना है? जल, थल, वायु। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। वो तीनों सेना जल, थल, वायु, है ना। इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ रटने नहीं है, दिमाग में रखने हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन से नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको बताया जा रहा है ना। क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो आपका जो दिमाग है वो खुलेगा। अपने अंदर एजुकेट करो, अपने अंदर की भावना निकालो कि हमें बनना ही बनना है पुलिस। हर एक क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा है वो अमन सर से सीखेंगे, है ना। और भी जो कई जानकारी कमेंट में बताओ, हम पूरा ब्यौरा देंगे। पॉलिटिकल साइंस में महारत हासिल कर रखी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं मिलेंगे। अभी तो आपको अंडर आर्टिकल 2 बताए, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। 2 आर्टिकल में इतने सारे प्रश्न बने। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगे का प्रश्न क्या है? जो अंडर आर्टिकल 54 है। कौन सा आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 54, है ना। ये आपने नोट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल 54 है वो क्या कहता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अब प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में निहित है, तब क्या बताओगे? जो राष्ट्रपति का चुनाव है आर्टिकल 54 में निहित है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए आर्टिकल 54 एक प्रावधान बनाता है ना। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अब आगे हम ये भी बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाते हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे बहुत बड़ा सिलेबस बनता है मित्रों। आप लोग पढ़ोगे तभी जानोगे। और आप लोग पढ़ाई ऐसे करो, जाड़ा चल रहा है, हमें पता है कि आपको कष्ट हो रहा है पढ़ने में, लेकिन आपको एक अर्जुन की तरह कुरुक्षेत्र में खड़ना है, खड़े होना है। याच नहीं है पर दृढ़ होगा, संग्राम महाभीषण होगा, ऐसी उम्मीद लेकर चलनी है। और आने वाले
जो फरवरी में एग्जाम है 18 फरवरी में, उसमें आपको महारत हासिल करना है, हर एक प्रश्न का उत्तर दे के आना है। पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो रह जाए और आप बता ना पाएँ, वो सारे यहीं पे सॉल्व करेंगे। फिर बात कर लेते हैं आर्टिकल 55 की। जो आर्टिकल 55 है, क्या है आर्टिकल 55, उसमें क्या बोला गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन, सीधा सीधा लिखो निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति निर्वाचन रीति होगी। फिर आर्टिकल 56, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में क्या बोला गया है मित्रों, पता है आपको, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, अभी इनके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले क्या है कि इनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जैसे आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 55 में निर्वाचन, आर्टिकल 56 में कार्यकाल, जैसी बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब लोग जरा ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको लिखना ना पड़े, है ना। फिर जो राष्ट्रपति होगा उसके कुछ दायित्व भी हैं। फिर आर्टिकल 57 दोबारा चुनाव, जैसे राष्ट्रपति सेकेंड टाइम इलेक्शन, ठीक है, दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कैसे होगा। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक हमने तैयार किया है ना। तो एक बार हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये है हमारी पाठशाला और यहाँ पर आपके लिए बहुत चीज़ें हमने तैयार की हैं मित्रों, है ना। अभी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भी आपको बताए जाएंगे और बहुत सी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम जो प्रश्न का नोट्स हमने बनाया था वो चेक कर लेते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये भी तो प्रश्न ही है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोट देते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, राज्यों के सदन विधानसभा विधानमंडल, है ना, विधान परिषद, ये लोग किसको वोट देते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का चुनाव लिखो, राष्ट्रपति का चुनाव वोट देने वाले कौन से लोग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल। तो यहाँ पे प्रश्न बन गया, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। उसमें राष्ट्रपति को कौन वोट देगा, राज्यसभा के लोग। जैसे आपको पढ़ाया था कि राज्यसभा में 245 मेंबर बैठते हैं। राज्यसभा में कितने लोग बैठते हैं, राज्यसभा में मेंबर बैठते हैं 245, राज्यसभा में 245 मेंबर बैठते हैं। जबकि लोकसभा में कितने बैठते हैं, 545, राज्यसभा में 245, लोकसभा में 545। विधानसभा में विधानमंडल में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ निर्धारित है, ठीक है, क्योंकि हर राज्य में अलग विधानसभा सीटें हैं तो मेंबर भी अलग होंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल के लोग राष्ट्रपति को अपना वोट देकर राष्ट्रपति बनाते हैं। फिर पूछ लिया गया कौन कौन से लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, तो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, विधानमंडल सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति को अपना वोट करते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या है पता है आपको, टोटल वोट प्लस उम्मीदवार प्लस 1, है ना, 100/4 + 1, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति है। फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आपसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, तो आपको बता दें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ये कहाँ डिसाइड किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 56 में यह डिसाइड किया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो सिर्फ 5 साल की अवधि के लिए होगा। जैसे कोई प्रश्न आता है कि ऐसी भारत में कौन सा सदन है जिसका कार्यकाल 6 साल होता है, तो क्या लिखोगे, भारत में ऐसा कौन सा सदन है जिसका कार्यकाल 6 साल होता है। तो लोकसभा आपको बता दिया कि 5 साल होता है, राष्ट्रपति 5 साल होता है, प्रधानमंत्री 5 साल होता है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल कितना होता है पता है सबको,
उसका कार्यकाल होता है 6 साल। ठीक है, अब प्रश्न यही बनते हैं ना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, कौन से सदस्य, राज्यसभा के सदस्य होंगे, इनका जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। चुनाव कैसे होता है राज्यसभा का, प्रति 2 वर्ष पे चुनाव होता है। ठीक है, प्रति 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद चुनाव, 2 वर्ष बाद चुनाव। परीक्षा में पूछा गया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है कितना होता है, तब बताओगे 6 वर्ष। फिर पूछ लिया गया कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष बाद होता है, बहुत लोग लिख देते हैं 5 वर्ष, तो पेपर में आपको 0 नंबर मिलने वाला है और माइनस मार्किंग होगी वो अलग से। तो आपको राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल और इसका चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, 245 सदस्य हैं तो यहाँ पे आधे आधे का चुनाव होता है। ठीक है, जैसे किसी राज्यसभा में 100 सदस्य हैं या 150 सदस्य हैं तो पहले 50 का चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद 50 का चुनाव होगा। इससे क्या होगा, 3 बार चुनाव हो जाएंगे और सबका 2-2 साल कार्यकाल, 6-6 साल कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये आप बात आ गई कार्यकाल की। हमने कार्यकाल पढ़ा, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा का भी 5 साल, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष रहेगा और 2 वर्ष बाद उनका चुनाव होता है और टोटल आधे आधे का चुनाव होता है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया, दोबारा चुनाव। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो हमारे वहाँ क्या रीति है, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है मित्रों, और अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसा कुछ वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपने वहाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात पे चर्चा करते हैं। लिख लिया आपने। तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 56 है कार्यकाल की बात करता है, कार्यकाल में राज्यसभा लोकसभा सब हमने आपको बता दिया। फिर बात कर लेते हैं आर्टिकल 58 की। किसकी, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 किससे डील करता है, योग्यता से। किससे डील करता है, योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम योग्यता नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। नंबर 2, 35 साल आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। लोकसभा की योग्यता रखता हो, लोकसभा की योग्यता हो। और नंबर 4, 50 प्रस्तावक। नंबर 2, 50 अनुमोदक, ठीक है। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब बनेगा राष्ट्रपति। तो देखो, नोट करो एक बार। तो जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी योग्यता आर्टिकल 58 में डिसाइड की गई है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता सबसे पहले भारत का नागरिक हो, किसी और देश का नागरिक होगा तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। प्रश्न पूछा जाए भारत की जो योग्यता है वो किस, राष्ट्रपति की योग्यता कौन से आर्टिकल में निर्धारित की गई, तो आर्टिकल 58 में निर्धारित की गई है। फिर भारत का जो
राष्ट्रपति है उसकी योग्यता आर्टिकल 58 के अंतर्गत क्या क्या है, तो वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा पद की योग्यता रखता हो या लोकसभा का मेंबर सदस्य हो। और उसके लिए जो अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भारत के नागरिक तो यहाँ 175 करोड़ है, 35 साल की आयु वाले 50 करोड़ तो होंगे ही, और लोकसभा की योग्यता बहुत से लोग रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सा कंपटीशन जनरेट होता है किस चीज़ में, राष्ट्रपति के चुनाव में। सारे रिक्शा चलाने वाले बड़ा परेशान हैं, घर पे बैठे हैं, घर पे बहू गालियाँ दे रही है, अरे वो भी सोचे कि चलो यहाँ सब एलिजिबिलिटी तो हम पूरी कर ली है राष्ट्रपति बनने की, चलो राष्ट्रपति ही बन जाते हैं। तो क्या करेंगे, वो 35 साल की आयु पूरी कर, लोकसभा की योग्यता भी उनके बाद ले ली, तो वो चले गए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने। लेकिन यहाँ पे बड़ा समस्या आ गई कि करोड़ों आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने आ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक क्या, जैसे मैं अमन मिश्रा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो हमें क्या चाहिए, हम पहले 50 प्रस्तावक लाएंगे, चाहे विधानसभा से लाएं चाहे लोकसभा से, या 20-25 विधायक या 20-25 सांसद हमारा नाम लेके जाएंगे, प्रस्ताव लेके जाएंगे कि भैया ये अमन मिश्रा जी हैं और हम सब लोग जाते हैं कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो क्या होगा, वो सारे विधायक सांसद जो भी होंगे दोनों इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, तो हम नाम लेके जाएंगे कि इनको राष्ट्रपति बनाना है, तो वहाँ पे साइन वगैरह हो जाएगा। फिर क्या होगा कि 50 अनुमोदक, फिर आपको 50 अनुमोदक चाहिए कि चलो अब इनका नाम जाएगा, तब 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, टोटल 100 हो गए। अब इसमें 100 विधायक हों या 100 सांसद हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग आपका नाम लेके जाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। फिर वहाँ राष्ट्रपति बने नहीं है आप, वहाँ डिसाइड होगा कि भाई 100 लोग इसके पास हैं, राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी में आ रहा है बंदा, इसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो वहाँ आपको इलेक्शन लड़ा देंगे, है ना। उसके बाद आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं वो आप पे डिपेंड है, लेकिन राष्ट्रपति की योग्यता में आ जाएंगे आप। तो अंडर आर्टिकल 58 योग्यता के बारे में बात करता है राष्ट्रपति की। तो आपसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति की योग्यता, तो बता दो कि भारत का नागरिक है, 35 साल की उम्र, लोकसभा की योग्यता, ये 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा दे रखा है, इनमें से सारे हैं, तो किसी एक पे टिक नहीं मारना, इनमें से सभी पे टिक मार देना है, ये तीनों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ये भी जो आ गया तो सब 5वें पे भी मार दो, लेकिन 5वां ऑप्शन नहीं आता, 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति पद के बारे में बात करता है। आगे चलते हैं, आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, आप सब लोग लगे रहिए। फिर राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, जो हमारा राष्ट्रपति पद है, कौन सा पद, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद की शर्तें, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें। अब राष्ट्रपति बनना है, उसके पद की क्या क्या शर्तें रखी गई हैं बताइए। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको जमानत राशि जमा करनी होगी, कितनी, जमानत राशि 15,000 रुपये। दूसरा, पागल, तीसरा दिवालिया। फिर जो अगर आप राष्ट्रपति की पदों का जो शर्त है कहाँ पे, आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 में लिखा है, जैसे आपको पढ़ाया कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव हैं, इनके सब कार्यकाल बताया, आर्टिकल 55 में निर्वाचन बताया, आर्टिकल 56 में कार्यकाल है, आर्टिकल 57 में सेकेंड टाइम राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है भारत के अंतर्गत, आर्टिकल 58 में योग्यता, फिर आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए जो पद की शर्तें हैं उसकी वो पूरी करनी होंगी। सबसे पहली शर्त क्या है, जमानत राशि। आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा है
तो प्रधानी में जमानत राशि 5,000 रुपये जमा कराते हैं। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये होती है। ठीक है, तो 15,000 रुपये क्या होगी, जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ेगी। फिर राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए भैया, है ना। तो राष्ट्रपति पागल है, पता लगा विदेशी दौरे पे गया और महिला उठा लाया, गलत सलत भाषण देने लग गया, तो क्या होगा, भारत का सर्वप्रथम नागरिक है, राष्ट्रीय मंच पे भारत के विरुद्ध बोलने लग गया, तब तो पागल ही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। फिर दिवालिया, दिवालिया क्या होता है मित्रों, राष्ट्रपति दिवालिया होगा तो भ्रष्टाचार करके सब अपने घर ले जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे करवा लेके। तो दिवालिया वो होता है जिसपे कोई एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक है, मैं अमन मिश्रा हूँ, मैंने वहाँ से 100 करोड़ रुपए ले लिए, अब मैंने वो पैसा नहीं दिया, ज़मीन हमारी सारी जब्त हो गई, है ना, तब भी कर्जा नहीं अदा, तो क्या होगा, बैंक ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया। तो यही होता है दिवालिया, है ना। तो राष्ट्रपति 100 करोड़ का कर्ज, राष्ट्रपति बनने के बाद पहले तो वो, है ना, फंड से निकालेगा सारा पैसा, ठीक है, और जमा कर देगा अपना बैंक का, तो फिर क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा। राष्ट्रपति दिवालिया नहीं, जो राष्ट्रपति है संसद या विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, जो योग्यता नहीं रखता तो फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लाभ का पद, उसके पास कोई भी सरकारी नौकरी या लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद की शर्त, आर्टिकल 59 प्रश्न पूछ लेगा। तो जमानत राशि 15,000, राष्ट्रपति पूछेगा राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कितनी जमा होती है, तब क्या कहोगे, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा होती है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि 15,000 जमा होती है। राष्ट्रपति का जो पद की शर्तें होती हैं, सब ऑप्शन दे देगा। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, संसद विधान सदस्य होना चाहिए, लाभ का पद, जो इनमें से कोई भी आता है तो उसे टिक मार देना। इनमें तीनों आते हैं तो नीचे ऑप्शन होगा इनमें से सारे सही हैं, उस पर टिक मार देना। तो ये हो गया क्राइटेरिया। एक बार स्क्रीनशॉट करें, फिर बिगाड़ के आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों आर्टिकल 59 तक क्लियर हुआ आपको। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 में क्या बोला गया है, कौन सा, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बोला गया है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं टोटल, लिखो यहाँ, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या कितनी होती है, 33 + 1 CJI बराबर 34। 33 + 1 CJI बराबर 34। अब ये 34 हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो 7 थे। भारत की आज़ादी के समय सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले फेडरल न्यायालय हुआ करता जो अंग्रेजों के शासन में था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो जजों की संख्या है वो 34 हो गई। ये कैसे हुई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन अभी हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आगे प्रश्न आएगा, बहुत से आर्टिकल अभी बताने हैं, तो उस आर्टिकल में इसको हम कवर कर देंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जो जजों की संख्या है वो सुप्रीम कोर्ट में कितनी है। प्रश्न आ गया जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तब क्या बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है, जिसमें से 33 सामान्य जज हैं, जिसमें से 34वां जो जज है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 34वां जज आपका है। अब राष्ट्रपति की शपथ अंडर आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, CJI ये दिलाएगा शपथ। कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे भारत के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो चले गए विदेशी यात्रा पे,
तो ये मत समझना कि राष्ट्रपति को शपथ नहीं मिलेगी। जो ये 33 जज हैं, कौन से 33 जज जो हैं, इनमें से कोई भी आगे राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। लेकिन जो जब तक ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी हैं हमारे यहाँ, तब तक राष्ट्रपति को शपथ यही दिलाएंगे। जब ये कहीं दौरे पे चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या फिर किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में जज नहीं हायर हो पाता है, और राष्ट्रपति का भी वही प्रोसेस चल रहा है कि उनको हटा दिया गया है, महाभियोग लगा दिया गया है ना। तो दोनों ना हो तब ये कोई भी 33 में से कोई भी एक जज CJI पद को संभाल के राष्ट्रपति जो पद है उस पर जो राष्ट्रपति विराजमान होने वाले हैं उनको शपथ दिला देगा। अब ये प्रश्न पूछते कैसे हैं मित्रों, जैसे आपको बोल दिया गया कि राष्ट्रपति की जो शपथ है कौन से आर्टिकल में दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया कि राष्ट्रपति का जो पद है किस आर्टिकल में निहित है, तब क्या बताओगे? अंडर आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बात की गई है। अब बात आ गई कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। फिर पूछ लिया कि मुख्य न्यायाधीश जो बाहर चले गए या फिर उनका पद खाली है तब कौन दिलाएगा, तो 33 अन्य जज राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं, है ना। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया मित्रों। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 61 है। कौन सा आर्टिकल? 61। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब जो राष्ट्रपति होंगे उन पे इम्पीचमेंट कैसे लगाएंगे। ऐसे मैं मन मिश्रा राष्ट्रपति हूँ, कोई खुश नहीं है हमसे, अब कह रहा है कि इनको हटा दो, 5 साल का कार्यकाल पूरा में बहुत समय है, जो 5 साल रुक गए तो और लकड़ी कर देंगे, तो इनको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाते हैं पता है? जैसे कोई राष्ट्रपति है ना, और बांग्लादेश की एक महिला राष्ट्रपति है, तो सबसे पहले पॉइंट्स नोट करते हैं। विदेश के राज्य का प्रभाव, है ना, मतलब जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, है ना। विदेशी राष्ट्र या राज्य कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण। फिर नंबर 3, मंत्रिमंडल की बात नहीं मानना, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगवा सकती हैं। जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ या फिर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे, उन पर महाभियोग लगता तो कैसे लगता? यूपी कांस्टेबल भर्ती में प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में लगाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में 4 बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। तो बताओगे आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। कैसे लगता है? जैसे हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे पूर्व, उन्हीं का नाम लेंगे, महिला राष्ट्रपति, महिला का बहुत सम्मान करते हैं हम, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति थे हमारे, कौन से? रामनाथ कोविंद, किसी विदेशी महिला के प्रभाव में है, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में है, और कहने लगे भारत से कि पाकिस्तान में 50 बोरे या आलू के शक्कर के कट्टे के भेज दो, और भारत की संपत्ति को दूसरे राज्य में ऐसा फॉरवर्ड कर रहे हैं जैसे लग रहा है उन्हीं खुद की संपत्ति हो, 1.5 लाख रुपए सैलरी ले ही नहीं रहे वो, ठीक है। तो वह क्या होगा? महाभियोग लगाने का एक प्रश्न बनेगा कि भाई राष्ट्रपति विदेश सप्लाई कर रहा मटेरियल, दिक्कत है। दूसरा, संविधान का अतिक्रमण, उन्होंने बोल दिया कि भारत का संविधान है वो बिल्कुल ख़त्म सा है, भारत के संविधान में कोई भी ताकत नहीं है, जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार जो हैं बड़े खराब से हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का हरण हो रहा है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसका शोषण हो रहा है,
ये सब बोल दिया है ना, भारतीय संविधान बिल्कुल बेकार है। तो क्या हुआ ये संविधान का अतिक्रमण। जो प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए इनिशियल एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आवश्यक तत्व, तो ये 3-4 तत्व दिए होंगे। विदेशी राज्य का प्रभाव, विदेशी राष्ट्र का प्रभाव, संविधान का अतिक्रमण, और तीसरा पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो किसी एक पे टिक मार दो, है ना। इसमें से लिख के आता ना, इसमें दोनों सही एक सही, तो उसी पर टिक मारना है। और पूछ लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है, तो टिक मारना आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कैसे है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे ये क्या है, ये हमारा लोकसभा है, क्या है, लोकसभा भवन। एक तरफ यहाँ पे बैठे हैं लोकसभा भवन, यहाँ पर राज्यसभा के लोग बैठे हैं। कौन सा बैठा है बंदा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं आपको ऊपर बता, 245। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 245। अब राज्यसभा में जो अगर राष्ट्रपति पर, लेकिन राज्यसभा जो पहले तो इम्पीचमेंट, पहले लोकसभा लाएगी महाभियोग, सबसे पहले राष्ट्रपति पर कौन लाएगा, लोकसभा, है ना। जो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो सबसे पहले लोकसभा सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो राज्यसभा से यह प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जो राज्यसभा का, जो हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता होता है वो उपराष्ट्रपति का नहीं होता है, वो राज्यसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो पूरी अध्यक्षता निभाते हैं। वो कौन से होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो सबसे पहले राज्यसभा प्रक्रिया शुरू करेगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो लोकसभा। प्रश्न बन जाता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हो गई। अब क्या होगा कि लोकसभा एक बिल लाएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको हटाना है। तो राष्ट्रपति को बिल लाने के लिए 100 में से 25, 1/, पॉइंट नोट करो, 1/3, मतलब 25% वोट चाहिए। किसके लिए, राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने के लिए 25% वोट चाहिए, वोट चाहिए। 25% वोट किस लिए चाहिए, जिससे प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितना वोट चाहिए, तो बताओगे कि 25% वोट चाहिए, ठीक है। 25% वोट से राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी और फाइनल करने के लिए कितना वोट चाहिए, 75% वोट। किस लिए, पास करने के लिए, पास के लिए, ठीक है। महाभियोग चालू करने के लिए, लिखो चालू करने के लिए वोट की संख्या, महाभियोग चालू करने के लिए वोट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 25%, और 75% वोट पास करने के लिए। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो लोकसभा सदन से ऐसे 25 लोग आएंगे जो राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, बिल पेश करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के सामने। लोकसभा अध्यक्ष फिर कहेगा ठीक है, अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहते हो तो आप फिर यहाँ सदन में प्रक्रिया चालू करो और 75% वोट से इसको पास कराओ, ठीक है। तो लोकसभा से या जो बिल है वह पास हो जाता है। फिर 14 दिन के अंदर, ठीक है, किसके, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर यह बिल लोकसभा से, यह बिल 14 दिन के अंदर राज्यसभा में आएगा। यहाँ आ गया बिल, यहाँ बिल आया। फिर लोकसभा से राज्यसभा में 14 दिन के अंदर बिल भेजना होगा और राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आप पर लोकसभा सदन से महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया गया है, यह सदन में अब
नहीं है, या जो बिल है अब राज्यसभा में चला गया है, आपको अगर सफाई देनी है तो इन्हीं 14 दिन के अंदर दे दो जाके। तो राष्ट्रपति को 14 दिन का समय मिलता है। जो परीक्षा में पूछा गया कि राष्ट्रपति को कितने दिनों का समय मिलता है कि अपनी सफाई दे, तो बताओगे कि राष्ट्रपति को 14 दिन का समय मिलता है कि वह लोकसभा या राज्यसभा में जाके अपनी सफाई दे सके कि मैं बिल्कुल निर्देश हूँ, मतलब बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझ पे लगाए गए आरोप सारे झूठे हैं या सारे आरोप गलत हैं, मुझे फंसाया जा रहा है साहब, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ भी बोल सकता है अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा गया कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो कितने % वोट से प्रक्रिया शुरू करनी होगी, तब आप बताओगे कि 25% वोट होने चाहिए, तब राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और एक सदन से पास करने के लिए 75% वोट मतलब 1/3 वोट होने चाहिए, तब राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो है एक सदन से पास हो जाएगी। ठीक है, फिर वह दूसरे सदन में जाएगी और 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को अपने बेगुनाही का सबूत देना होगा, जिससे राष्ट्रपति बच सके। अगर यह प्रक्रिया राज्यसभा में, लोकसभा में जो अगर हो गई है, फिर राज्यसभा में आई, राज्यसभा में भी वो 25% वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 25% वोट पा चुके हैं। अगर राज्यसभा में 1/3 कितना, राज्यसभा में 1/3 वोट, 1/3 वोट से यह प्रक्रिया पास हो गई, तब क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और भारत के राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पद पर महाभियोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप जरा नोट करें, फिर आगे चर्चा कर लेते हैं। नोट कर लिया मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, इसके बारे में बतलाया गया है। तो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, इसमें क्या बोला गया है, जैसे अब यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, राष्ट्रपति हट गया, है ना, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त ही हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद का रिक्त कैसे होता है, नंबर 1, अगर राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त होने के इतने कारण बताए गए हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का पद, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया कि राष्ट्रपति का पद कहाँ पे रिक्त होने की बात की गई है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। और कैसे कैसे रिक्त होगा, बोल दिया गया आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद रिक्त होने के कौन कौन से कंडीशन है, आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो या फिर उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष पूरा हो गया होगा, तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। वह त्यागपत्र दे दे, कोई राष्ट्रपति है त्यागपत्र दे देगा, तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दे, जैसे आपने अंडर आर्टिकल 61 पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया और राष्ट्रपति हट गया, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हट गया, तब भी पद रिक्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने कुछ झूठी चीज़ें दी हैं,
जैसे आपको बताया था कि वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो, है ना, विदेश से कोई संबंध ना हो, भारत का नागरिक ना हो, ऐसे झूठा निर्वाचन करवा लिया, उसके बाद हटा दिया जाएगा, तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अब अवैध निर्वाचन हो गया तब भी रिक्त हो जाएगा, मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की तब भी पद रिक्त हो जाएगा। अगर ये पद रिक्त हो गए और उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती में बोल दिया गया कि राष्ट्रपति पद जो है उसमें कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति को फिर से भर्ती करना होता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप बोलोगे कि राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हो गया है तो 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वह पुनः भरना पड़ेगा। ठीक है, तब तक कौन देखेगा, तब तक उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, है ना। जो बोल दिया गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कितने महीने के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है कि 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का चुनाव कराना पड़ेगा। जब तक राष्ट्रपति नहीं है तब तक वह उपराष्ट्रपति देखेगा, है ना। परीक्षा में पूछा गया कि राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी सीट कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर पूछ लिया गया परीक्षा में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति का जो गद्दी है वो कौन संभालेगा, तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो कौन संभालेगा, CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये संभालेंगे क्या, राष्ट्रपति का पद। यही बोला गया है अंडर आर्टिकल 62 में। अब आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल 63 क्या है। आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है मित्रों, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, आर्टिकल 63 उप राष्ट्रपति का पद, है ना। अभी तक आपने अनुच्छेद 52 से लगा के अनुच्छेद 62 तक आपने सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अब टॉपिक शुरू होता है उपराष्ट्रपति, है ना। टॉपिक लंबा हो रहा है इसीलिए उपराष्ट्रपति का हमारा लास्ट आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वह किस लिए है, जब भारत के राष्ट्रपति जी ना हो तब उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति भी ना हो तब मुख्य न्यायाधीश जी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अब पूछ लिया गया जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका पद कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तब बताओगे आर्टिकल 62 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। और यह उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से आया, तो क्या लिखोगे, अमेरिका से आया। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद था अमेरिका से आया, वैसे उपराष्ट्रपति पद भी अमेरिका से आया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, नमस्कार।